अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे और खुशामदीद कहता हूँ वाइट चाक एकेडमी में। आज हम पेपर प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे और ये उन बच्चों के लिए अभी जो 9th और 10th के बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है उनके एनुअल पेपर के लिए, और फिर उसके बाद जो हमारे एफएससी के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर के, उन सब के लिए इंशाल्लाह मैं पेपर प्रेजेंटेशन पे बात करूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, वो अपनी मतलब पोटेंशियल के मुताबिक तैयारी करते हैं, लेकिन जो उनका फाइनल हर्डल होता है, जो फाइनल स्टेप होता है पेपर प्रेजेंटेशन का, कि किस तरह वो अपने नंबर मतलब अपने टीचर से जो चेकर्स होते हैं उनसे मतलब अपने नंबर किस तरह ग्रैब कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि उनको पेपर प्रेजेंटेशन का पता हो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है और ये हर एक बच्चे को मतलब नहीं आता, और वी कैन से कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता, लिहाजा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने गौर से सुनना है। हम इसको 2 पार्ट्स में मतलब डिवाइड करेंगे। पार्ट ए पे मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन के मुतालिक बताऊंगा कि पेपर में मतलब आपने आंसर किस तरह लिखना है, आपने उसको मतलब लाइंस किस तरह खींचने हैं, क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है, आपने लेफ्ट और राइट पे लाइंस और वहाँ पे फिर जो क्वेश्चन के हेडिंग्स होती हैं वो किस तरह लिखनी है, अपने सेक्शन बी और सी को किस तरह सेपरेट करना है, इस पर मैं बात करूँगा। उसके बाद जो पार्ट बी इसका होगा, पार्ट बी में इंशाल्लाह फिर हम पेपर अटेम्प्ट के आप जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो रहे हैं और पेपर ख़त्म होने के बाद जब आप वहाँ से निकलते हैं, ये पूरा जो सिनारियो होता है 3 आवर का पेपर होता है, 10-15 मिनट्स आपके इन और आउट का वो मिला के, तो ये जो 3 आवर एंड 15 मिनट्स का पूरा वो प्रोसीजर होता है, इंशाल्लाह वो स्टेप वाइज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर ये पार्ट ए और पार्ट बी आप लोगों ने मतलब पूरी तरीके से देख लिए तो होपफुली आपका बहुत ज़्यादा जो मतलब वी कैन से कि जो कन्फ्यूजन है, जो टेंशन है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा और मार्क्स इंशाल्लाह आपको मतलब पूरे के पूरे मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि वाइट चाक एकेडमी में हम सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स इंशाल्लाह देंगे, मुख्तलिफ टीचर हजरात वो उसमें लेक्चर्स देंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा सब्सक्राइब करने से अब बहुत सारे मतलब ये है कि सब्जेक्ट्स को वहाँ पे पढ़ सकते हैं। 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, हर किसी ग्रेड के लिए हम इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि पहले तरीके से पहले आपने करना क्या है। सबसे पहले जब आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो आपका पार्ट ए होता है। पार्ट ए जो जिसको हम मतलब वो एमसीक्यूज पोर्शन कहते हैं। एमसीक्यूज पोर्शन में कोई सच इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आपने ये करना है कि जो बॉक्सेस में रोल नंबर लिखा होता है, ठीक है, वो आपने सही तरीके से फिल करना है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे आपको इस तरह के बॉक्स नजर आएंगे, ठीक है, और उस बॉक्स में मतलब ये कि वो नंबर लिख के होते हैं वो इस तरह के। तो अगर आपका रोल नंबर लेट सपोज है कि 123, तो यहाँ पे आप मतलब इसमें इस तरह लिखा होता है कि 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, लेट सपोज ये लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि लेट सपोज आपका रोल नंबर है 123, तो आपने करना क्या है, आप पहले 1 को शेड करें। शेडिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो बड़ा सा मार्कर हो। उस मार्कर का एडवांटेज ये होता है कि वहाँ पे फिर आपको ये शेडिंग क्विकली हो जाता है, तो आपको ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लगाना पड़ता। तो आप यहाँ पे 1 को शेड करें। अब आपका रोल नंबर है 123, तो फिर यहाँ पे आप 2 को शेड करें और नेक्स्ट में फिर आप 3 को शेड करें। इट मीन कि आपने ये रोल नंबर लिख लिया और ये 123 है। लेट्स सपोज आपका रोल नंबर है 321, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर आप 3 को शेड करें, इसमें फिर आप 2 को शेड करें और इसमें फिर आप 1 को शेड कर लें, ठीक है। तो जो आपका पहला मतलब ये पहला डिजिट है तो ये पहले रो में से आप सेलेक्ट करें, दूसरा डिजिट आप सेकंड रो में सेलेक्ट करें और तीसरा डिजिट आप जो है ना वो थर्ड रो में सेलेक्ट कर लें। इस तरह आपका ये रोल नंबर बन जाता है। अब आपने करना क्या है, लेट सपोज आपको यहाँ पे उन्होंने एक एमसीक्यूज दिया हुआ है, ठीक है, ये डैश डैश डैश, और यहाँ पे मतलब ये है कि आंसर सामने वो दिए होते हैं, किसी पे आपको कुछ में इस तरह दिए होते हैं कि बी और सी और डी, ठीक है, और कुछ में फिर वहां पे बिल्कुल सामने एक बॉक्स उन्होंने बनाया होता है और उस बॉक्स में फिर आपने लिखना होता है कि आपका जो सही आंसर है इसमें से उठा के आपने वहां पे सामने उसको लिखना होता है। उसमें आपने एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और वो चीज ये है कि आपका सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए। जो सीक्वेंस लेट सपोज ये एमसीक्यूज 1 है तो एमसीक्यूज के सामने वाले बॉक्स को आप फिल करें।
ये MCQs 2 है, तो MCQs 2 के सामने वाले बॉक्स को आप फिल करें। ये MCQs 3 है, तो इसके सामने वाले बॉक्स को आपने फिल करना है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि वो मतलब ये सीक्वेंस वो चेंज कर लेते हैं। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उसमें मुझे एक स्टूडेंट याद है जो गवर्नमेंट स्कूल से आया हुआ था, फर्स्ट ईयर का उसका पेपर हो रहा था, उसने 18 MCQs केमिस्ट्री के सही किए थे, लेकिन जब वो हॉल से निकलते हुए वापस आया तो हॉल में वापस आया रोते हुए। मैं हॉल में मौजूद था, मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं सर ये मैंने तो सीक्वेंस ही गलत कर दिया है। अब सीक्वेंस गलत करने से वो जो सारे आंसर थे तो वो सारे गलत हो गए, क्योंकि फिर वो ऑप्शन उसमें तो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये उन्होंने एक बड़ा ब्लंडर किया हुआ था। तो ये आपने टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स करके MCQs पोर्शन के ये बिल्कुल आपने इस तरह, बेशक इस तरह जो है ना वो डॉटेड लाइन पेंसिल से खींच ले ताकि आपको वो नजर आए। अभी आजकल वो एक एक्स्ट्रा आपको आंसर शीट देते हैं जो बबल शीट होता है। तो बबल शीट में आपने क्या करना है, बबल शीट में उन्होंने इस तरह के बबल्स बनाए होते हैं। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन 1 है, इसके सामने ये बबल्स बने हुए होंगे। ठीक है, वो ABCD में हो सकता है। अब लेट्स सपोज आपका ये जो MCQs 1 है इसमें ऑप्शन B सही है, तो फिर आपने क्या करना है, यहां पे फिर आपने उसमें अगर उन्होंने इस तरह लिखा हुआ है कि बबल के A और ये B और C और D इस तरह लिखा हुआ है, तो आपने B वाला शेड करना है। लेट्स सपोज MCQs 2 में C सही है, तो उसमें फिर आप C वाले ऑप्शन को शेड कर ले। MCQs 3 में लेट्स सपोज आपके D ऑप्शन सही है, तो फिर उसमें आप D वाला जो है ना वो सही कर ले। अगर उन्होंने डिजिट्स दिए हुए हैं तो डिजिट्स तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगर उन्होंने ABC दिए हुए हैं, अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, तो फिर आप अल्फाबेट्स में देखें कि उस MCQs के सामने ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, जो आपको सही लगे आप उसको शेड कर लें। ठीक है, तो ये तो हमने बात की है कि किसके हवाले से, ये बात हमने की है MCQs के हवाले से कि जो आपका पेपर A होता है। उसके बाद जो आपका बहुत ही मतलब वी कैन से कि जो मेन एरिया है या जो मैक्सिमम एरिया है, तो मैक्सिमम एरिया आप लोगों का आता है किस चीज का, सेक्शन B का और सेक्शन C का। तो सेक्शन B और सेक्शन C में आप लोगों ने क्या करना है, सेक्शन B और सेक्शन C में आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, उसमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, उसमें डिफरेंशिएट इस तरह किया जाता है कि एक ही आंसर दोनों में आ सकता है, B में और C में। आपने फिर B को जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है उसको कैसे सॉल्व करना है, और C का जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है, तो अगर एक ही क्वेश्चन दो तरीके से आ जाते तो आपने उसको किस तरह लिखना है, वो मैं इंशाल्लाह आपको एंड में बताता हूं। अभी यहां पे हम शुरू करते हैं लाइंस से। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है कि लेट्स सपोज आपको आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट 3 मार्कर्स। उसमें आप ब्लू, रेड और ब्लैक ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड में बाज़ औक़ात इस पे पाबंदी लगाते हैं, तो वो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं आंसर शीट पे उसको देखें, अगर रेड वहाँ पे अलाउड नहीं है तो फिर आप ब्लू और ब्लैक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो फिर डिपेंड करता है कि वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है, आपने उसी को फॉलो करना होता है। लेट्स सपोज हम रेड का इस्तेमाल कम कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पे मैंने रेड का इस्तेमाल किया अगर वो वहाँ पे मना है, ठीक है, आपको वो नहीं अलाउ कर रहे, तो फिर वहाँ पे आप ब्लू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लैक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारा जो है ना वो सेक्शन B है, तो पहले मैंने क्या करना है, मैंने सेक्शन, ये देखिए मैंने सेक्शन क्या लिखा, सेक्शन B, जहां पे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये मैं साइंस सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, इसमें इंग्लिश और उर्दू को मैं अभी इसमें काउंट नहीं कर रहा हूं, लिहाजा आपने उस पर नहीं जाना, ये मैं साइंस सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है क्या, ये हमारा आ गया है सेक्शन B। क्या आ गया है, सेक्शन B। अब सेक्शन B में हमारा क्या होता है, सेक्शन B में हमारे बेसिकली होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहां पे मैंने लिख लिया सेक्शन B। अब इसके नीचे मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं अंडरलाइन कर सकता हूं। कुछ लोग फ्लावर्स वगैरह बना लेते हैं, तो मैं फ्लावर्स के हक में तो नहीं हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग है। अब ये देखिए, ये मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। आप सिंगल लाइन भी कह सकते हैं, आप डबल लाइन भी कह सकते हैं, फिर डिपेंड करता है कि आप मतलब कितने लाइंस खींचना चाहते हैं। फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने साइड पे जो साइड के लाइंस होते हैं उसको मैंने खींचना है। अब साइड के लाइंस पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। एक तो देखिए, आप बिल्कुल पेपर के एंड में, जो आपका पेपर होता है उसके एंड में आप आ जाए। उसके एंड में आपने क्या करना है, उसके एंड में आपने, अब देखिए ये एक लाइन हम यहां पे खींचेंगे, ये हमने एक मेन लाइन खींच दी। ठीक है, ये हमने बिल्कुल जो एंड पे एक मेन लाइन खींच दी। अब मैंने क्या किया, अब इसी के साथ
ये मैंने स्पेस छोड़ा है, ठीक है। इस स्पेस के साथ ये अब मैं मजीद 2 लाइन्स देके अब ये मैंने अब इसके साथ 2 लाइन्स खींच दी, ठीक है। ये एक लाइन हो गया, ये अब इसके साथ 2 लाइन्स हो गए। फर्दर अब इसमें अगर आपके पास इस तरह है कि लेट सपोज क्वेश्चन 1 और उसमें पार्ट से ए बी सी, तो फिर आपने इस लाइन्स में थोड़ा सा स्पेस रखना है। तो आप क्वेश्चन 1 यहां पे लिख के उसमें अगर पार्ट ए है तो फिर वो ए और बी और सी फिर आप इसके सेंटर में लिख सकते हैं, ठीक है। वो फिर आप स्पेस रखें। मोस्टली ये आपके फिर सेक्शन सी, बी में मैंने इसलिए नहीं किया कि बी में इसकी जरूरत नहीं होती, बी में इसकी जरूरत नहीं होती, मैंने इसलिए बी में यहां पे इसको ड्रा नहीं किया। बी में हमारे मोस्टली जो जरूरत होती है वो हमारे इसकी होती है कि क्वेश्चन बस 1 2 3 4 5 वो दिए होते हैं, उसमें पार्ट्स नहीं होते, सब पार्ट्स नहीं होते, लिहाजा इसलिए मैंने इसको यहां पे ड्रा नहीं किया। अब यहां पे हम आते हैं, लेट्स सपोज क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 क्या है? क्वेश्चन 1 में वो कहते हैं हमारे पास के व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। अब आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने यहां पे क्वेश्चन 1 लिख लिया, लिहाजा आप उसका आंसर डालें। अब आंसर आप कहां से डालेंगे? आप यहां पे लिख के आंसर, यहां पे आपने आंसर लिख लिया। यहां पे आप क्वेश्चन के लिए एक लाइन छोड़ दें, ये एक लाइन बिल्कुल आप ब्लैंक छोड़ दें, नीचे से शुरू करें। अब यहां से आपने क्या करना है? यहां से आपने करना है कि ये आपने हेडिंग दे दी सबसे पहले डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन के नीचे आपने क्या किया? डेफिनेशन के नीचे आपने मतलब यह है कि अगर आपकी वो लाइन आप स्ट्रेट खींच सकते हैं तो स्ट्रेट खींचे, नहीं तो आप फिर स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये इस तरह किया, ये यहां से अब आप स्टार्ट ले रहे हैं। अब आपने एक बात यहां पे ये याद रखनी है कि अगर किसी क्वेश्चन में, अब जिस तरह इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ जाए इंट्रोडक्शन की, ठीक है, तो फिर आप वहां पे इंट्रोडक्शन का पहले टाइटल दे दें। अगर कहीं पे कोई लॉ वगैरह है तो फिर आप इसकी जगह स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। लेट्स सपोज अब कहा जाए कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इस तरह कोई लॉ की बात अगर होती है तो फिर आप यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है? उसके बाद फिर आपने ये करना है कि अगर कहीं पे आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जहां पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जरूरत है, तो फिर वहां पे आप लिख लेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहां पे फिर आप ये टाइटल देंगे। उसके बाद फिर आप डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि ये सबके लिए कॉमन होता है तो मैंने इसलिए यहां से स्टार्ट किया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, वो डेफिनेशन से पहले आएगा। इन केस आप ला, आप डेफिनेशन की जगह फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर अब यहां से डेफिनेशन आपने लिख लिया। डेफिनेशन के लिखने के बाद आप यहां से शुरू करेंगे। देखिए ये जो फाइनल 2 वर्ड्स है ना, इसको आप देखें तो आप लाइंस यहां से शुरू करें। ये लाइन तो आपका बिल्कुल ब्लैंक रह गया, इसमें तो आपने कुछ भी नहीं लिखा। यहां से फिर आप शुरू करें, ठीक है, कि मतलब द कॉमन आयन फिनोमेना, ठीक है, इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट और सब्सटेंसेस। इस तरह का आपने मतलब यहां से डेफिनेशन शुरू कर दिया। ये आपने लेट सपोज 2 लाइन में या 3 लाइन में जितने भी आपका डेफिनेशन है, लेकिन ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। जितना आप इस डेफिनेशन को कम करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। आपने यहां पे डेफिनेशन लिख लिया। डेफिनेशन के खत्म होने के बाद फिर आपने क्या करना है? फिर आप टाइटल दे देंगे एक्सप्लेनेशन। क्या? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आपने लिख लिया। अब उसके भी नीचे आपने मतलब यह है कि 2 लाइन्स खींच दिए, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन आपने यहां से शुरू किया। एक्सप्लेनेशन आपने क्या? यहां से आपने एक्सप्लेनेशन शुरू किया। अब ये फाइनल 2 वर्ड्स को देके और यहां से आप शुरू हो जाए, फिर आप जितना मतलब उसमें दे सकते हैं वो आप दे दे। एक्सप्लेनेशन में आप फिर पूरी अपनी बात की वजाहत कर सकते हैं। ये जो डेफिनेशन का पोर्शन है इसमें आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है। इसमें आपने अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं करनी, टू द पॉइंट बात करनी है। यहां पे फिर आप मतलब इसमें दे सकते हैं कि जो आपके जहन में जो भी चीज आ रही है वो पूरी हिस्ट्री आप इसको मतलब एक पूरी स्टोरी आप उसको मतलब उसके सामने रख सकते हैं, लेकिन रेलेवेंट, इररेलेवेंट मटेरियल नहीं, जो आपके क्वेश्चन के हवाले से हो।
ये नहीं है कॉमन आयन इफेक्ट का पूछा है और आप सॉल्युबिलिटी का शुरू हो जाए उसमें, नहीं, जो रेलेवेंट मटेरियल है आपने वही उसमें डालना है। ओके, इसमें फिर आप एक ये भी हेडिंग दे सकते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में आपका कोई इक्वेशन आ जाता है, कोई इस तरह के मतलब ये है कि फार्मूला वगैरह, तो आप वो मैथमेटिकल या फार्मूलाज भी लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज मैथमेटिकल, ठीक है, आप मैथमेटिकल का भी दे सकते हैं, आप फार्मूला भी लिख सकते हैं, वो फिर आप उसमें हेडिंग दे सकते हैं। जब आप इसको बिल्कुल कंप्लीट कर जाए, कंप्लीट आई मीन टू से कि आपका बिल्कुल क्वेश्चन खत्म हो गया, तो फिर आपने एंड में क्या लिखना है, आपने एंड में लिखना है कंक्लूजन, कंक्लूजन और बॉटम लाइन, ये आप हेडिंग दे दे और इसके नीचे भी फिर आप लाइंस ड्रॉ कर ले, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो बातें आपने सारी लिख दी है, वही बातें जो सारी आपने चीजें लिखी है, वही चीजें उसका जो कंक्लूजन है कि जो पॉइंट एंड में आप समझाना चाहते हैं, वो आप मतलब वहां पे फिर 2 लाइन में लिख लें, 3 लाइन में लिख लें, 1.5 लाइन में लिख लें, लेकिन आपने 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना कि ये जो पूरी चीज मैंने आपके सामने रख दी है, ये इसका कंक्लूजन है। अब जो चेकर होगा वो डेफिनेशन को चेक करेगा, अगर आपका डेफिनेशन सही है तो बास चक्कर चले जाते हैं आपके बॉटम लाइन पे, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन को देख के वहीं से उसको अंदाजा हो जाता है कि इस बंदे ने कितना लिखा है और किस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो फिर चीज वहां से क्लियर हो जाती है। आई समझ में बात, लिहाजा कंक्लूजन बहुत ज्यादा अहम है। अब यहां पे जो मैं आपको, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनकी मैं आपको एक खासियत बताता हूं। लेट्स सपोज ये मैंने लिखा हुआ है कि द कॉमन आयन फिनोमेना। अब इस सेंटेंस में ये जितने भी मैंने लिखा है, आपके ख्याल में इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये है कि फिनोमेना, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है और मैं चाहता हूं कि ये चेकर इसको देखे, वो इसको समझें, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, आप इसको अंडरलाइन कर लें। अगर आप अंडरलाइन नहीं कर सकते तो फिर आपने क्या करना है, मतलब यह है कि आपके पास अगर टाइम है, आपके पास टाइम है, तो फिर आप इसको मतलब ये फिनोमेना, तो आप इसको ब्लू से लिखें और बाकी आप ब्लैक से लिख रहे हैं। जो वर्ड आई कैचिंग है, जो वर्ड अट्रैक्टिव है, जो वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो वर्ड्स बैकबोन है उस सेंटेंस का, वो हर एक सेंटेंस में भी वर्ड हो सकता है, वो 2 सेंटेंस में 1 वर्ड भी हो सकता है, वो 1 सेंटेंस में 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं। जो आपको लग रहा है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वर्ड्स को आप चेंज मार्कर से लिख लें, चेंज कलर से लिख लें आप उसको, ठीक है, ताकि जो लेट्स सपोज मैं ये चेक कर रहा हूं द कॉमन आयन फिनोमेना, तो अब ये फिनोमेना, तो मैंने कहा फिनोमेना, इस तरह में जितने भी कैचिंग वर्ड्स हैं ना, जब वो मुझे नजर आएंगे तो मैं कहूँ हाँ बंदे का कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर पहले 2-3 लाइन में भी आपने ये काम किया हुआ है तो बस मुझे वो बाकी पूरी थीम समझ आपकी आ जाती है कि आपका इस पे कंसेप्ट क्लियर है। तो ये आई कैचिंग वर्ड्स, अट्रैक्टिव वर्ड्स, जो बैकबोन होते हैं किसी भी सेंटेंस का, वो वर्ड्स आपने चेंज मार्कर से, अगर चेंज मार्कर का टाइम आपके पास नहीं है फिर आपने क्या करना है, उसको अंडरलाइन करना है। क्या करना है, उसको आपने अंडरलाइन करना है। तो जो भी बंदा फिर इसको चेक कर रहा है वो उस वर्ड्स के ऊपर जाएगा, वो उस वर्ड्स के ऊपर जाएगा और वहीं से वो आपका क्लियर कर लेगा। तो ये लिहाजा आपका आ जाता है सेक्शन बी का। क्या, सेक्शन बी का। अब सेक्शन बी और सेक्शन सी में क्या फर्क है, ये आपने देखे, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का आप लिख सकते हैं, कंक्लूजन एंड बॉटम लाइन। अब इसमें हमारा जो आ जाता है उसका कि व्हाट इज द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन द सेक्शन बी एंड सी, ठीक है। तो सेक्शन बी और सी में कोई सच इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पे फिर आपने क्या करना है, ये वो मैं यहां पे आपको वो ड्रॉ कर लेता हूं कि जो 2 लाइंस मैंने आपसे कहा था कि वो फिर थोड़े से चेंज हो जाएंगे, तो वो किस तरह चेंज होंगे, वो फिर आप इस तरह कर सकते हो कि लेट्स सपोज एक लाइन आपने ये ड्रॉ कर दी, तो दूसरे में थोड़ा सा स्पेस रख के ये ड्रॉ करें, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारा क्वेश्चन 1 है और उसमें पार्ट ए है, तो पार्ट ए मैंने यहां पे लिख लिया, क्वेश्चन 1 मैंने वहां पे लिख लिया। अब मैंने 2 लाइंस छोड़ दिए, एक मैंने क्वेश्चन का छोड़ दिया, एक मैंने पार्ट का छोड़ दिया, 2 लाइंस मैंने छोड़ दिए। बाकी फिर वहां से जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो मैंने वही सेम चीज है, जो डेफिनेशन है
वो बिल्कुल वही सेम है, उसको मैंने चेंज नहीं किया। इसमें जो एक्सप्लेनेशन है मैं उसको हेडिंग को आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आप इसको स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, वो फिर आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मतलब आपको बेहतर लगता है। ठीक है, अब डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, अब यहां पे फिर आपने डेफिनेशन तो वही आपकी रहेगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन में अब आप अगर वहां पे लेट्स सपोज किसी शॉर्ट क्वेश्चन के 4 मार्क्स थे, वही शॉर्ट क्वेश्चन कॉमन एंड इफेक्ट जिस तरह हमने किया था वहां पे उसके 4 मार्क्स है, यहां पे लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में लेट्स सपोज पार्ट ए के 3 मार्क्स हैं। आपने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन इसको इसलिए कहते हैं कि आपने इसको अब लंबा करना है। ठीक है, वहां पे आपने 4 मार्क्स के लिए जितना लिखा है ना, यहां पे आप 3 मार्क्स के लिए उससे ज्यादा लिखें। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का बेसिकली होता है कि इसमें आपने अब खुल के मतलब अब चीज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसमें आप रेलेवेंट मटेरियल इधर उधर से लेके इसको अच्छा खासा बड़ा कर ले, टाइम लिमिट को मद्देनजर रख के। ठीक है, वो टाइम मैनेजमेंट में बी में इंशाल्लाह वो फिर आपके सामने रखूंगा। आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, ये मतलब आपका आया डेफिनेशन, फिर आपका एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बॉटम लाइन, वो सारा कुछ वही प्रोसीजर है, उस पर हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे। यहां पे आपका क्वेश्चन लेट सपोज जब खत्म हो जाता है और आप दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना यह है कि ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली लाइन्स छोड़ देते हैं। लाइन्स ना छोड़े आप, आपका मतलब खत्म हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आपका आंसर खत्म हो जाता है तो आप इस तरह लाइन्स खींचे। ठीक है, आप इस तरह एक लाइन खींच सकते हैं, आप 2 लाइन भी खींच सकते हैं, वो फिर डिपेंड करता है कि आप कितने लाइन खींचते हैं। ठीक है, आप 2 लाइन खींचे ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसके नीचे आप आंसर शुरू करें, ताकि पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे ये आंसर खत्म हुआ है, इसके बाद इसने नेक्स्ट आंसर शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां पे आपका आंसर खत्म हो गया है उसके बाद आपने 1-2 लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये आप इस तरह भी कर सकते हैं और ये आप इस तरह ज़ैग-ज़ैग भी कर सकते हैं। ये ज़ैग-ज़ैग का ये होगा कि इसके लिए आपको फिर स्केल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो स्केल उठाने में जो टाइम लगता है वो आपको बचत हो जाएगी। तो लिहाजा मैं खुद यहाँ पे ये जो ज़ैग-ज़ैग कर लेता था। ठीक है, और मैं ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करता था, बॉल पॉइंट इस्तेमाल करता था। ब्लैक से राइटिंग अच्छी होती है क्योंकि पेपर वाइट होता है तो कॉन्ट्रास्ट में ब्लैक बड़ा जबरदस्त आता है। ठीक है, यहां पे ये आपने मतलब दरमियान में ड्राई किया और इस तरह आपने, अब अगर कहीं पे आपका आ जाता है कि भाई मैथमेटिकल पोर्शन, ठीक है, थ्योरी भी है और मैथमेटिकल पोर्शन भी है, तो मैथमेटिकल पोर्शन के लिए आप फिर कोशिश करें कि इस तरह हर एक स्टेप्स के लिए इस तरह हर एक स्टेप बिल्कुल खुला खुला आप लिखें ताकि दूसरे को समझ आ जाए। लेट सपोज कहीं पे कोई आपका क्वेश्चन आ जाता है कि कॉलम के मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, तो वहां पे फिर आप कॉलम ड्रा करें, एक सेंटेंस यहां पे और एक यहां पे। आई मीन टू से कि जो टॉपिक होगा कि कॉमन आयन इफेक्ट या आयन और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट करें तो फिर आप पॉइंट 1 यहां पे, पॉइंट 1 यहां पे, पॉइंट 2 यहां पे, पॉइंट 2 यहां पे, इस तरह फिर आप एक मतलब वो पॉइंट्स आमने सामने लिखे। तो इससे ये हो कि जब आप एक का पॉइंट लिखेंगे तो दूसरे का ऑटोमेटिकली आपके पास वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा एडवांटेज इससे मिलेगा। तो ये डिफरेंशिएशन का, या अगर आपको सिमिलैरिटीज का कहा जाए तो सिमिलैरिटीज भी आप यहां से नोट कर सकते हैं दोनों में। ठीक है, तो ये कॉलम का बहुत ज्यादा जरूरी होता है और फिर वहीं एंड में आपने बॉटम लाइन का वो ड्रॉ करना है। अब इसमें मैंने आपको जो फाइनल चीज है वो ये है कि जिस तरह हमने यहां पे लाइन ड्रॉ की है, तो आपने क्वेश्चन बी और सी के लिए यहां पे भी एक ही लाइन बस ड्रॉ करना है, एक ही लाइन। ये सफिशिएंट है कि आप हर एक पेज पे एक एक लाइन ड्रॉ कर ले ताकि आपका क्या हो जाए, ताकि आपका जो पेपर होगा तो वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में कि यहां पे भी लाइन होंगे और वहां पे भी लाइन होंगे, इसके सेंटर में ही आपने पूरा पेपर सॉल्व करना है। इसमें जो रफ अमल होता है, ठीक है, वो जो या जिसको हम एक्स्ट्रा वर्क कहते हैं, वर्ड उसका एक्स्ट्रा वर्ड है लेकिन वो बेसिकली मेन मतलब वर्क होता है। ठीक है, वो स्टूडेंट कभी क्वेश्चन पेपर पे हल कर लेते हैं, कभी किसी और इस तरह। बिल्कुल भी नहीं, आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना, वो चीटिंग में कंसिडर होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, आप यहां पे अगर लेट सपोज ये आपका पेपर है तो आप यहां पे इस तरह मतलब एक लाइन ड्रा करें, एक कॉलम अपने लिए बनाएं बड़ा सा और यहां पे लिख लेके रफ वर्क। ठीक है, तो यहां पे इस साइड पे आप अपना पूरा मेन थीम लिख के, यहां पे जो आप कैलकुलेशन वगैरह कैलकुलेटर इस्तेमाल करके रफ वर्क कर रहे हैं वो आप यहां पे लिख के
जो चेकर होगा तो उसको पता होगा कि ये चीटिंग नहीं है, इसने जो यहाँ पे किया है तो वो वहाँ पे पहले इसने सॉल्व किया हुआ है, वहाँ पे आप क्रॉस वगैरह सारा मतलब कटिंग वगैरह कर सकते हो उस रफ एरिया में एक अलग से कॉलम बना के। ठीक है, इस तरह फिर आपका क्या हो जाएगा कि जब ये वाले पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो एंड में जब आप पेपर से निकलेंगे तो स्टूडेंट्स के पास 5-10 मिनट बच जाते हैं। उस 5-10 मिनट में आपने क्या करना है, आपने सारे लाइंस को, मैं मोस्टली स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि जितने भी मैंने चीज़ों को अंडरलाइन किया है, ठीक है, या मैं साइड पे लाइंस खींचे हैं, मैं कहता हूं ये प्रेजेंटेशन है, अगर आपको लग रहा है कि आपका कंटेंट ज़ाया हो रहा है तो ये लाइंस आप एंड में भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है, इफ़ यू फील दैट कि मुझसे टाइम वेस्ट हो जाएगा, और अगर आपको ये नहीं लग रहा, आपको यही समझ रहे हैं कि नहीं कोई मसला नहीं है और ये मेरा मतलब ये कि सॉल्व हो जाएगा, फिर आप इसको वक्त के साथ ही करें। जब आप पेपर से निकले, आपके पास 5-10 मिनट अभी एक्स्ट्रा है, आपका पेपर ख़त्म हो गया है, तो आपने क्या करना है, आप पीछे पलट के देखें, जहां पे आपने मतलब क्वेश्चन वगैरह लिखे हैं वो आपने सारे अटेम्प्ट कर दिए हैं, और जो मैंने आपको बताया है कि जो आई कैचिंग वर्ड्स होते हैं, जो मेन वर्ड्स होते हैं, उसको आपने क्या करना है, उसको आप अंडरलाइन कर लें, उसको आप मतलब ये है कि उनको दिखाएं कि ये मेरे मतलब चेंज वर्ड्स हैं। आपने उसको खाली नहीं छोड़ना कि आप कहेंगे कि मैं एंड में ये वर्ड लिखूंगा किसी चेंज मार्कर से, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि एंड में अगर आपको टाइम नहीं मिला तो वो सारे बैकबोन वाले वर्ड्स तो आप स्पेस वहां पे छोड़ देंगे, वहां पे तो ब्लैंक रह जाएगा, तो वो तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। नहीं, आपने बस सिर्फ ये करना है कि उसको अगर आप चेंज मार्कर से उस वक्त नहीं लिख रहे हो तो बेशक ना लिखो, एंड में आके बस उसको सिर्फ आप अंडरलाइन कर ले। ठीक है, वो फिर आपका वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन के हवाले से था। अगर आपको लग रहा है कि आपको मैं कोई पेपर मतलब इस तरह के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं, आप कमेंट्स एरिया में डिमांड कर सकते हैं, मैं वो भी इंशाल्लाह फिर आपके सामने रख लूँगा एक पेपर सॉल्व करके। ठीक है, बस आपने ये करना है कि मतलब प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये कॉस्मेटिक्स चेंजेस हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इसको अडॉप्ट कर ले। ठीक है, इससे आपका पेपर अच्छा नज़र आने लगेगा इंशाल्लाह। पार्ट बी के साथ उसमें मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स सारे इंशाल्लाह बताऊंगा, और पेपर अटेम्प्टिंग के जो मतलब रूल्स है वो आपको मैं बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट ए पूरी तरीके से देखने के बाद ही आप पार्ट बी समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।